एक एक प्रॉपर्टी। अब आइए नेक्स्ट पे बेटा, आपको एक हेडिंग नजर आ रही होगी उसके नीचे, उसी के नीचे पहले समझ लें पार्शियल सिंथेसिस एंड टोटल सिंथेसिस। एक सिंथेसिस की हेडिंग नजर मैं थोड़ा सा पॉइंट समझा दूं तो ये पे इसको हाईलाइट करवा दूं। देखो बेटा, पार्शियल और टोटल सिंथेसिस का क्या फर्क होता है पहले वो समझिए। पार्शियल अपने नेम से शो कर रहा है कि बहुत लिमिटेड होगा और कंप्लीट सिंथेसिस का मतलब मुकम्मल कोई कंपाउंड मिलेगा। सिंथेसिस किसे कहते हैं? कोई कंपाउंड जो आप सेल्फ तैयार करें वो सिंथेसिस कहलाता है। अब इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं। शुगर पेशेंट के डायबिटिक जो होते हैं वो एक मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन का आधा मॉलिक्यूल लैब में तैयार होता है और आधा मॉलिक्यूल बैक्टीरियल अटैक से खुद ऑटो जनरेट करता है। हम मुकम्मल नहीं बनाते, हम आधा मॉलिक्यूल लैब में बनाते हैं और आधा मॉलिक्यूल बैक्टीरियल देखिए के साथ बैक्टीरिया अटैक के साथ रख देते हैं। नतीजे में एक नई कंपोजिशन बनती है, वो इंसुलिन को पूरा प्रोडक्ट को सपोर्ट करती है। तो ये बताएं, ये जो सिंथेसिस आपने की है ये टोटल आपने लैब में की है या पार्शियल की? पार्शियल की, और आधा आपने नेचुरल प्रोडक्ट से उठा लिया। ये हो गई पार्शियल सिंथेसिस जिसमें हम कंप्लीटली कोई चीज ना बनाए, ये पार्शियल कहलाता है। और आपने देखा होगा कि बैक्टीरिया दो तरह से डीएक्टिवेट होता है, या तो लो टेंपरेचर पे, या अगर आप मिल्क दूध घर में गर्म करते हैं तो हाई टेंपरेचर पे करते हैं ताकि बैक्टीरिया डीएक्टिवेट हो जाए, और जब उसे ठंडा करते हैं दोबारा फ्रिज में रखते हैं ताकि फिर डीएक्टिवेट हो जाए, दोनों ऑप्शन में। तो जब आप इंसुलिन प्रोडक्ट लेकर आते हो तो कहा जाता है कि इसे आपके फ्रीजिंग जोन में रखना है या लो टेंपरेचर पे रखना है। क्यों? अगर आपने उसे उसी कंडीशन में, क्योंकि बैक्टीरिया अटैच होकर वो कंपाउंड दोबारा रिक्रिएट हुआ है, अगर आपने छोड़ा तो बैक्टीरिया माइल्ड टेंपरेचर की वजह से एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट ये होगी पार्शियल सिंथेसिस। टोटल क्या होती है कि आप जितना प्रोडक्ट बना रहे हैं, टोटल रॉ मटेरियल आप जैसे बहुत से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, वो सारा का सारा प्रोडक्ट कंपनी खुद बनाती है, रॉ मटेरियल मिलाती है, प्रोडक्ट खुद बनाती है। तो दो किस्म के सिंथेसिस आपके पास होती है, पार्शियल और टोटल सिंथेसिस। डेफिनेशंस की आप हाईलाइट कर लें। पार्शियल सिंथेसिस लीजिएगा, पार्शियल सिंथेसिस की हेडिंग लास्ट पैराग्राफ पूरा ले लीजिए, हेडिंग के साथ लास्ट पैराग्राफ कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पर आइए, टोटल सिंथेसिस पर आइएगा। वन टू थ्री फोर, फिफ्थ लाइन तक जाइएगा, लिखा हुआ है फार्मास्यूटिकल कंपाउंड। पार्शियल सिंथेसिस का नहीं, सिर्फ एक पैरा लेना है, लास्ट एक पैरा लेना है। पार्शियल का एक पैरा लेना है, नहीं बेटा दूसरा नहीं लेना, पार्शियल का एक पैरा लेना है। और टोटल सिंथेसिस का पहला लाइंस गिन लें तो फोर्थ या फिफ्थ लाइन में लिखा हुआ है फार्मास्यूटिकल्स कंपाउंड लिखा हुआ है, यहां तक आपने इसकी डेफिनेशन को लेना। क्लियर हो गया पॉइंट? उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे एक हेडिंग नजर आ रही होगी सामने, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। ये देखिए मैंने अगली हेडिंग लिखी है, ये सवाल भी सेक्शन, ये आएगा सेक्शन सी का सवाल। लेकिन इसका पहले एक्सप्लेन इन डिटेल, सवाल लिखें इसका, एक्सप्लेन इन डिटेल द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। अब मैं इसको रीड कर रहा हूं, जरा एक बार देख लीजिएगा ताकि बात क्लियर हो जाए। The process in which coal is heated in the absence of air। देखिए बेटा, absence of air बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई कंपाउंड प्रेजेंस ऑफ एयर में है तो वो कंपाउंड कंबस्ट होकर जाया हो जाएगा, CO2 बना के जाया होगा, हमें जाया नहीं करना। The process in which coal is heated in the absence of air to produce a range of useful product is known as destructive distillation of coal। इसमें नॉर्मली टेम्परेचर 400 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड देखते रहिए और क्लोज कंटेनर में होगा। इसके चार बेसिक प्रिंसिपल इसमें वर्कआउट करते हैं। उसमें पहला है हमारे पास कोल, जो कि को कंडीशन कहलाती है, फिर कोल तार है, फिर कोल गैसेस हैं, और फिर आखिर में क्या लिखा हुआ है, अमोनिया लिक्विड। अच्छा, अब राइट नाउ को क्या होता है मैं से पढ़ रहा हूं, इट इज अ ग्रेइश ब्लैक हार्ड सॉलिड। कोल तार ये थिक ब्लैक लिक्विड है। भाई मैंने कहा था सड़क बनाने में आपने देखो कोल तार लिक्विड भी होता है ब्लैक कलर में, ये वो कोल तार होता है, ब्लैक लिक्विड फॉर्म में आ चुका होता है। फिर कोल गैसेस, इट इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड वाटर गैस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है। पहला पैराग्राफ पूरा कोक का एरिया पूरा कोक के साथ, देन कोल तार, फिर कोल गैसेस पूरा, फिर अमोनिया लिक्विड, इट इज अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम कंपाउंड्स एंड लिक्विड अमोनिया। एक सवाल है सर, ये हमें कैसे पता लगेगा कि अमोनिया जनरेट क्यों हो रही है? बेटा यहां देखें, मैं अभी बात क्लियर कर देता हूं। जब एलिमेंट्स आपके सामने नजर आ रहे हैं तो इसके अंदर नाइट्रोजन कंटेंट प्रेजेंट है, नाइट्रोजन N, हाइड्रोजन है, अमोनिया गैस का फॉर्मूला क्या होता है?
NH3। तो जब और कंपाउंड्स बनेंगे तो अमोनिया गैस भी डिजाइन हो सकती है। ये कंटेंट आपको क्लियर हो जाएगा, गैसेस फॉर्म, ठीक है। और कुछ अमोनिया इस कोल के अंदर अंदर प्रिजर्व होकर बैठ जाते हैं, तो वहां से इसको निकाल देंगे, ठीक है। डिस्टर्ब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल। तो ये चारों हेडिंग जब आपने डिफाइन की तो आपका डिस्टर्ब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 65 पे। व्हाट इज द हेडिंग? ये देखें, अगली हेडिंग मैंने क्या लिखी थी? रिफॉर्म। रिफॉर्म का मतलब इक्वेशन को समझ आएगा। जरा इक्वेशन देखें। रिफॉर्मिंग में आपको इक्वेशन में 8 कार्बन लाइन से नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। उन 8 कार्बन को और करें, चेन 5 कार्बन की कर दी, 1 2 और बाकी 3 कार्बन ब्रांच फॉर्म में ऊपर एडजस्ट कर दी। ये बताएं स्ट्रक्चर चेंज हो गया? पहले जो स्ट्रक्चर है उसके टोटल कार्बन है C8, लिखें H18, C8H18 रिएक्शन से पहले, और रिएक्शन के बाद भी गिने कितने कार्बन है टोटल? रिएक्शन के बाद भी, एरो के बाद भी उतने ही है, C8H18 है। आइसोमर की डेफिनेशन एक किस्म की हमने क्या पढ़ी? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला पर डिफरेंट। तो दरअसल ये किस्म की स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट हो गई, ठीक है। मगर ये बताइए हमने रिफाइन किया, रिफॉर्म किया? अच्छा, जो कंपाउंड बना था वो कितने कार्बन का था? तो ये फॉर्मूला है हाई ऑक्टेन का, जो फ्यूल मैंने भी आपसे कहा था। हम लोग पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं आमतौर पे, वो 6 कार्बन नॉर्मली है हेक्सेन, लेकिन ये हाई ऑक्टेन है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पॉइंट पढ़ रहा हूं, जरा देखिए। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोकार्बन गैसोलीन, मैंने अभी कहा था गैसोलीन उसे कहते हैं जो वोलेटाइल कंटेंट्स होते हैं। क्या कहते हैं? वोलेटाइल। जैसे पेट्रोल एक गैसोलीन कहलाता है। The process of conversion of hydrocarbon gasoline with low octane rating into those with higher octane rating इनकी performance enhance करने that can be utilized as a fuel in internal combustion of engine is known as reforming। गाड़ियों में जब ये ऐसे फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो गाड़ी के अंदर फ्यूल कंबस्ट होगा। जितने ज्यादा कार्बन की चेन डाली जाएगी उतनी एफिशिएंसी। ये बताएं, अगर आप, इतनी बात सभी को पता होगी, सीएनजी गैस की गाड़ी में इस्तेमाल होती थी। सीएनजी गैस का मेन कंटेंट पता है क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, उसका मेन कंटेंट मीथेन होता है। मेन कंटेंट मीथेन होता है, 80% 90%। एक कार्बन है ना, मीथेन में एक कार्बन है। जब एक कार्बन कंबस्ट होगा तो एनर्जी भी मिलेगी। सुनिएगा, और अगर इसके अगेंस्ट हाई ऑक्टेन डालते हैं, मिसाल दे रहा हूं, तो कितने कार्बन कंबस्ट हो रहे? 1, तो उसकी एनर्जी ज्यादा मिलेगी। तो ज्यादा बेहतरीन फ्यूल के तौर पे कौन काम करेगा? अच्छा, ये तो हो गया प्लस पॉइंट। अब आइए इसका डिसएडवांटेज भी बता दूंगा। डिसएडवांटेज ये है कि जितने ज्यादा बड़े कार्बन को इस्तेमाल करेंगे चेन में, उतना ज्यादा पोल्यूशन भी तो बढ़ेगा, धुआं निकलना ना, और जितना कम करेंगे उतना पोल्यूशन कम होगा। तो जहां किसी के प्लस पॉइंट होते हैं वहां उसके अगेंस्ट उसके नेगेटिव पॉइंट भी मौजूद होते हैं। तो जब आप ये प्रोसेस यहाँ इस्तेमाल करते हैं, इस कन्वर्जन में, इस इक्वेशन के ऊपर क्या कैटलिस्ट लिखा हुआ है? नाम बोलो, कौन सा कैटलिस्ट लिखा हुआ है? पीटी। क्या लिखा हुआ है? प्लैटिनम। क्या नाम इसका? ये बहुत एक्सपेंसिव है, इसे व्हाइट गोल्ड कहते हैं भाई। ये बड़ा महंगा मटेरियल है। हमारे यहाँ एशिया में, इस्लामिक कंट्रीज में, आप सबको पता है कि हम गोल्ड, क्योंकि हमारा शरीर का फायदा होता है, लेकिन यूरोपियन जो है वो व्हाइट गोल्ड इस्तेमाल करता है, वो प्लैटिनम यूज करता है डायमंड के साथ। अब मैं आपको बताऊं, ये बेस्ट कैटलिस्ट होता है, बेस्ट कैटलिस्ट है। पहले जमाने में ये चेन कन्वर्जन हो रही है ना आपके सामने, रिफॉर्मिंग के लिए इस्तेमाल होगा टेट्रा इथाइल लेड। क्या इस्तेमाल होता था? नीचे लिखा होगा TEL के नाम से, देखें आप, नीचे लिखा होगा TEL, TEL, एक वर्ड जगह जगह आ रहा होगा नीचे पैराग्राफ में, TEL। ये इस्तेमाल होता था, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये होता, लेड जब फ्यूल के साथ बाहर आता था तो ये एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करता। तो अब इसकी जगह क्या इस्तेमाल हो रहा है? प्लैटिनम। लेकिन हर कंपनी प्लैटिनम यूज नहीं कर रही, कॉस्ट बढ़ जाती है, ठीक है। अब मैं पैराग्राफ इसका थोड़ा सा आपको बता देता हूं। इसका जब आपने पैराग्राफ लेना है तो फर्स्ट पैराग्राफ एग्जाम्पल, इक्वेशन वाली, सेकंड पैराग्राफ। अब थर्ड पैराग्राफ बहुत बड़ा है, मैं इसकी जगह एक पॉइंट लिखवा रहा हूं, वो लिखिए अपने पास। थर्ड पैराग्राफ आपने किताब से ही लेना, मैं इसको शॉर्ट करके पॉइंट बताऊं, लिखिएगा। लेकिन टेट्रा इथाइल लेड, फॉर्मूला लिखें, टेट्रा इथाइल लेड का क्या होगा? पहले नाम लिख लें, टेट्रा इथाइल लेड, ये इसका फॉर्मूला बेटा, ये फॉर्मूला भी लिख लें, टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल LEAD लेड, C2H5 4 Pb। चार टेट्रा होगा ना, टेट्रा किसे कहते हैं? चार को कहते हैं ना।
चेंज कर ऑन है सर हम tetraethyl lead increases the pollution in atmosphere. Tetraethyl lead increases the pollution in atmosphere. Platinum used as an alternative of tetraethyl lead, in reforming of petroleum. अब राइट नाउ बेटा यहां देखिएगा, नेचुरल सोर्सेज डन, डिस्टिलेशन वाला एरिया डन, रिफॉर्मिंग डन। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? सामने पेज पे देखिए हेडिंग आपको नजर आएगी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहली हेडिंग क्या लिखी हुई है? कैटेनेशन। अब इसकी आसान डेफिनेशन में लिखवा रहा हूं, नोट कीजिए, यहीं पर लिखें। The ability of carbon, चाहे किताब में लिखें आ जाएगी, the ability of carbon to bond itself, the ability, कार्बन लॉन्ग चेन बनाते हैं ना, और या साइक्लिक बनाते हैं, the ability of carbon to bond itself and to form, the ability of carbon to bond itself and to form long chain of carbon and cyclic structures of carbon। तो ये डेफिनेशन आप कंडीशन की लिख दीजिएगा, और एग्जांपल में कोई सी भी एक एग्जांपल आप स्ट्रक्चर पे बना हुआ है, इन्होंने डॉट से दिया है, आप ऐसा नहीं, आप सिंपल कोई भी लॉन्ग चेन 4 कार्बन की बना हो जाएगा। व्हाट इज द नेक्स्ट हेडिंग बेटा? बेटा देखें यहां लिखिए, पहले हिंट लिखिए, देखिए हाइड्रोकार्बन्स आर जनरली non-polar। हाइड्रोकार्बन्स आर जनरली नॉन-पोलर वो इन पे चार्ज नहीं होता, प्लस माइनस नहीं आता। जैसे HCl है, HCl पोलर है, और अगर CH4 है वो नॉन-पोलर, आर जनरली नॉन-पोलर। ठीक है, अब सारे कंपाउंड देखें, कुछ ऐसे भी होंगे में पोलैरिटी भी आती है, हाइड्रोकार्बन नॉन-पोलर होते हैं, इस वजह से कौन सा कहलाता है? नॉन आयनिक। ठीक है, इसकी आपने खैर डेफिनेशन से तो आपने कैटेनेशन के लिए टिक करें, नॉन आयनिक की डेफिनेशन नहीं लेनी, सिर्फ इंफॉर्मेशन जो दी वो याद रखें। अब आए सॉल्युबिलिटी पे। सॉल्युबिलिटी का मतलब है ये वाटर में किसी सॉल्वेंट डिसॉल्व होता है या नहीं होता, कितना डिसॉल्व होता है। तो देखिए बेटा, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड दो किस्म के, कुछ ऐसे कंपाउंड होंगे जैसे मिसाल के तौर पे बेटा बोर्ड पे देखिएगा, एक ये कंपाउंड है, ये है प्योर मीथेन, हाइड्रोकार्बन है बेटा, और इस वक्त आपके पास अगर देखें तो ये जो कंपाउंड आपके पास है ये अल्कोहल है। अगर आपको थोड़ा सा याद हो, एक कॉन्सेप्ट होता था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां होती थी जहां पर हाइड्रोजन के साथ नॉफ आ जाए। नॉफ का मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और ये तीनों पार्शियली क्या होते हैं? नेगेटिव। और हाइड्रोजन पार्शियली क्या होता है? मुझे बताइए इस वक्त किसी कॉम्बिनेशन में नॉफ का कोई मेंबर नहीं आ, कोई भी ना नाइट्रोजन है, ना ऑक्सीजन है, ना फ्लोरीन। इस पर तलाश करें, नॉफ को कोई मेंबर है? इसमें है,
इसमें नॉफ का कोई मेंबर है, ऑक्सीजन आ रहा है, इसका मतलब सर ये पार्शियली नेगेटिव होगा, ये पार्शियली क्या होगा? अब मुझे बताएं ये जो कंडीशन है ये प्योरली क्या हो गई और ये कंडीशन क्या हो गई? अब अगर मैं जस्ट फॉर इंस्टेंस समझाने के लिए बात करूं बेटा, इन दोनों को इसे भी और इसे भी वाटर में डिसॉल्व करता हूं। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H और OH। वाटर के अपने ऊपर क्या होता है चार्ज और OH नेगेटिव, H क्या होता है पार्शियली। मुझे सिर्फ ये बताइए एट्रैक्टिव फोर्सेस यहां प्रोड्यूस हो जाएंगी चार्जेस की वजह से कि यहां प्रोड्यूस होंगी? यहां प्रोड्यूस होंगी पोलैरिटी में। इसका मतलब है हाइड्रोकार्बन में कुछ सॉल्युबल भी होते हैं ऑर्गेनिक में, और कुछ और हाइड्रोकार्बन के अलावा ऑर्गेनिक ले लें कुछ इनसॉल्युबल भी होते हैं। सॉल्युबल कौन होंगे? जिनको ऊपर ये चार्ज अपेयर होगा, और ये चार्ज हम अपनी मर्जी से नहीं लगाएंगे, हमें क्या देखना है? नॉफ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अगर ये अवेलेबल है तो ये आम तौर पे इनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। सर और कहां होगी? अब देखिए बेटा, अगर कार्बन के साथ OH लगा है, बताइए कौन सा फंक्शन होगा? अल्कोहल। अगर कार्बन के साथ COOH लगे, कार्बोक्सिलिक, तो मुझे बताइए ये पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली क्या है? इस तरह ये भी पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली क्या है? ये जो कंपाउंड्स होते हैं आम तौर पे सॉल्युबल, सॉल्युबिलिटी क्योंकि पोलैरिटी की वजह से। पोलैरिटी का जो असल पॉइंट है ध्यान पर रखिएगा, वो ताल्लुक नॉफ से, सॉल्युबिलिटी के हवाले से बात कर रहा हूं। अब मैं पॉइंट पढ़ा रहा हूं, जरा देखिए। Solubility of organic compounds can vary widely. Vary का मतलब बढ़ती भी है, कम भी होती है, depending on the chemical structure. ठीक है? अब नीचे लिखा हुआ है water soluble organic compounds, जैसे कि हाइड्रोक्सिल है, कार्बोक्सिलिक है, इस तरह कुछ ऐसे भी जो insoluble होते हैं। जैसे कि नीचे देखें सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है OH, मैंने OH की मिसाल दी थी, soluble है। लेकिन जरा थर्ड पैराग्राफ में देखिए तो लिखा हुआ है नॉन पोलर, लिखा हुआ है नॉन पोलर, जो प्योर हाइड्रोकार्बन, उसमें नॉफ नहीं आ रहा हो। नॉफ समझ गए हो? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। तो सॉल्युबिलिटी पे पूरा शॉर्ट नोट आ सकता है, ये तीनों पैराग्राफ सॉल्युबिलिटी के आप सेलेक्ट करें, सॉल्युबिलिटी पे पूरा शॉर्ट नोट आ सकता है। ठीक होगी बात? अब आइए नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा हुआ? मेल्टिंग एंड, आम तौर पे इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट 2 होता है, इसको ये सवाल याद करने की जरूरत नहीं है। अगला पॉइंट कौन सा लिखा हुआ है? आमतौर पे फायर कैच करते हैं, जिससे मीथेन गैस हम घर में इस्तेमाल करते हैं, फायर कैचर है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? रिएक्टिविटी। तो आपने अब जो याद करना है वो इनमें से सिर्फ आइसोमेरिज्म टिक करें, और आइसोमेरिज्म इसलिए यहां से मत करिएगा, मैं इसकी बहुत पूरी डिटेल आपको आगे टॉपिक की लिखवा चुका हूं, पूरा डिटेल लिखवा रहा हूं आइसोमेरिज्म का। उसके बाद नीचे कौन सा टॉपिक है? अभी पॉलिमराइजेशन इंशाल्लाह आगे टॉपिक में आएगा तो वहां डिस्कस करता हूं। छोटे यूनिट को मिला के बड़ा यूनिट पॉलीमर कहलाता है। ठीक है, मैं सिलेबस के मुताबिक डिस्कशन आपसे कह रहा हूं। अब यहां तक करने के बाद सामने आपको एक हेडिंग नजर आएगी, फंक्शन ग्रुप नजर आ रही है। ऑलरेडी ये डिस्कशन हम कर चुके हैं, तमाम मैंने लिस्ट बनवा दी थी भाई, मैंने कोई 15-20 फंक्शन ग्रुप बनवाए थे, बहुत सारे, वो सारे हो चुके हैं ना। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, ये तो खैर बेनिफिट्स बनाए। आगे चलिए, आखिरी हेडिंग क्या लिखी हुई? पेज नंबर 69 पे देखो बेटा, कौन सी वॉल? 69 पे देखिए कौन सी है? बाकी बॉल्स, ये आखिरी हेडिंग आ गई। अच्छा, बाकी बॉल की सिर्फ डायग्राम देखें। इस डायग्राम का सेंट्रल पॉइंट देखो बच्चों, 5 कार्बन है, 5 कार्बन के 5 कॉर्नर होंगे। डायग्राम देखो बेटा, उस 5 कॉर्नर को जो सराउंड किया वो 6 कार्बन ने किया। 5 कार्बन का रिंग मिडिल में है, उसके सराउंड में 6 कार्बन का रिंग उसको ज्वाइन करना है। ठीक है, और मैंने इसकी डिटेल आपको बता दी कि ये भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रखता है। इसमें रिंग्स कितने मैं आपको बता देता हूं, इसके अंदर रिंग्स कितने वो मैं आपको बता देता हूं, तो देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। थर्ड पैराग्राफ पर आओ। इट कंसिस्ट ऑफ, लेकिन ये अंडरलाइन करो, 12 5 मेंबर रिंग्स, मतलब 5 कार्बन वाले जो रिंग है वो कितने हैं? 12 लगे हुए। 12 5 मेंबर रिंग्स और 20 लगे हुए हैं 6 मेंबर रिंग। इसके अंदर ये जो खास एमसीक्यू इसलिए अंडरलाइन करवा रहा हूं, ये एमसीक्यू में आ सकता है, ये एमसीक्यू में पॉइंट आएगा। तो सर लिखना कितना होगा ये बता दीजिए। तो बेटा आप इसके लिए पहला पैराग्राफ लीजिए, फर्स्ट पैरा लीजिए, सेकंड पैरा छोड़ दीजिए, थर्ड पैरा पर आइए, थर्ड पैरा से नीचे लाइए जहां लास्ट का खत्म हो रहा है। बाकी बॉल्स का यूज आखिर मिलेगा, जहां बिल्कुल एंड हो रहा है बाकी बॉल डायग्राम के साथ जी। सिर्फ सेकंड पैराग्राफ छोड़ दीजिए, फर्स्ट लेंगे, बाकी पूरा आंसर आप
सिर्फ सेकंड तरह आप ड्रॉ कर दी, बाकी सारा ले लो। और डायग्राम एग्जैक्ट डेफिनेट ड्रॉ नहीं कर सकते भाई, मैं ये नहीं कह रहा आप ड्रॉ करें, उतना आप 3 डायमेंशन नहीं बना सकते। और सामने अगर हेडिंग देखें तो क्या लिखे उसके सामने? उसके सामने कौन सी हेडिंग है? फंक्शन ग्रुप्स के नीचे है ना फंक्शन ग्रुप, ऑलरेडी वी हैड डिस्कस्ड। ग्रुप सारे मैंने बता दिए। मैंने आपसे कहा था कि जिस तरीके से हम पैटर्न पे आपको ऑर्गेनिक लेके चल रहे हैं, जब किताब होगी तो आपके सवाल होंगे, जवाब आपके सामने आएगा। अच्छा, बाकी बॉल का सवाल लिखिए, बाकी बॉल का सवाल लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट, write a short note on buckyballs. Write a short note on buckyballs. ये आपका पूरा जवाब हो गया। ये चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया। चैप्टर 4 भी आपको ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया था। अच्छा भाई, चैप्टर 1 में कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट नहीं थे? जो लोग 1 शुरू किया था, फ्रेंड्स पढ़ा दिए थे, रोका था। तो मैं चैप्टर अगली क्लास में अब हम 1 दोबारा शुरू कर रहे हैं, 1 मुकम्मल करवा देते हैं और 1 के साथ साथ जो 2 है, ताकि इनऑर्गेनिक कवर वो 2 ही चैप्टर है और ऑर्गेनिक को फिर इंशाल्लाह 3 हो गया, 4 हो गया, फिर इंशाल्लाह उसको फिर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? अच्छा, अब आपको नोट्स के पीछे नहीं भागना, पूरा चैप्टर आपका हाईलाइट हो चुका है, अपनी तैयारी इसी की होना है। अल्लाह हाफ़िज़।